कि जब भी बात निष्पक्ष पत्रकारिता की आती है तो जी मीडिया का नाम सबसे आगे आता है। तो हमने ये भी आपको बताया नरेश जी के द्वारा कि किस तरह से ये योजना काम कर रही है और साथ ही किसानों का क्या कहना है, वो कितने लाभान्वित हो रहे हैं इससे, वो भी आपको सुनाया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अब मैं प्रदेश कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर जगदेव सिंह को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर आप प्लीज आएं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक प्रेजेंटेशन दें। तालियां प्लीज। सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय और आयुक्त कृषि महोदय, सभी किसान भाइयों साथियों को नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी वृहत योजना है, बड़ी योजना है। इसमें कुछ एक किसानों की क्वेरीज रहती हैं, कुछ एक उनके प्रश्न रहते हैं। उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये छोटा सा पीपीटी बनाया है कि ताकि उस योजना को वो अच्छे से समझ पाएँ। पहला प्रश्न ये रहता है कि क्या योजना अनिवार्य है? कि काफ़ी हमारे जो किसान जो केसीसी धारक हैं, किसान क्रेडिट ले रखा है, कृषि ऋण ले रखा है, वो ये कहते हैं कि साहब हमने तो बीमा नहीं कराया, हमारा बीमा हो गया है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि अनिवार्य है। वास्तव में भारत सरकार ने इसको 2020 से अनिवार्य के स्थान पर स्वैच्छिक कर दिया है। 2020 से पहले ये योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य हुआ करती थी, लेकिन अभी भी इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि किसान को जाके कहना पड़ेगा कि मुझे बीमा नहीं करवाना है, तभी उसका बीमा नहीं होगा। अर्थात जो अंतिम दिनांक है इसकी, उस अंतिम दिनांक से 7 दिवस पहले तक किसान को बैंक में जहाँ से उसने ऋण लिया है, लोन लिया है, वहाँ जाके कहना पड़ेगा कि मुझे बीमा नहीं करवाना है। इसको कहते हैं ऑप्ट आउट, योजना से बाहर रहने की घोषणा। यह करना आवश्यक है। यदि अंतिम दिनांक से 7 दिन पहले तक घोषणा नहीं की गई है तो बैंक का उत्तरदायित्व है कि इसकी योजना का नामांकन करे, बीमांकन करे। अर्थात ये हुआ कि 7 दिन पहले तक ये स्वैच्छिक है और यदि घोषणा नहीं की तो उस दिन के बाद में ये बैंक के लिए मैंडेटरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। बैंक के लिए अनिवार्य इसलिए है, यदि बैंक ने किसान की घोषणा नहीं करने के बावजूद बीमा नहीं किया और ऐसी स्थिति में उस पटवार मंडल में, उस बीमा इकाई में जहाँ का वो निवासी है और वहाँ कोई क्लेम की देयता निर्धारित होती है और किसान कलेक्टर साहब के सामने जाके या विभाग के सामने आके कहता है साहब मेरा बीमा बैंक ने नहीं किया, इसके कारण मैं बीमा से वंचित रह गया हूँ, तो जिम्मेदारी बैंक की होती है उस क्लेम को देने की, इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होती है। इसलिए बैंक उसको बीमा कर देता है। तो ये जागरूकता का विषय है कि हम इस विकल्प का उपयोग करें कि हम बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, अन्यथा ये अनिवार्य हो जाएगी। आगे चलिए। अब दूसरा, कौन सी फसलें बीमा करवा सकते हैं हम? तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमारे 48 फसलें हैं। खरीफ की 14 फसलें हैं, रबी की 11 फसलें हैं और जो उद्यान की फसलें हैं उसमें खरीफ में और रबी में मिला के 23 फसलें हैं, टोटल 48 हैं। जो उद्यान की फसलें हैं वो जो मौसम आधारित फसल बीमा है उसके अंतर्गत की जा रही हैं, क्योंकि जिन फसलों में फसल कटाई प्रयोग नहीं होते हैं उनका बीमा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किया जा रहा है और 23 फसलें ऐसी हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो बीमा हो रहा है, जैसे 4.25 करोड़ पॉलिसी भी बन रही हैं, उसमें मात्र लगभग 1% 1 से 1.5% पॉलिसी मौसम आधारित है, बाकी सभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत की जा रही हैं। आगे चलिए। अब इश्यू रहता है कि दस्तावेज क्या आवश्यक होते हैं। जो किसान ऋणी है जिसने बैंक से लोन लिया है, केसीसी जारी करवाया है, तो उसने अपने सभी दस्तावेज बैंक में जमा कराए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कहती है कि जो किसान ऋण ले रखा है उसने सभी दस्तावेज पहले से ही बैंक में जमा कर रखे हैं, बैंक ने उसका केवाईसी कर रखा है, अतः उसको डॉक्यूमेंट पुनः एनसीआईपी पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस किसान को मात्र इतना घोषणा करना है कि मुझे बीमा करवाना है या नहीं करवाना है। करवाना है तो बेहतर होगा कि किसान
बैंक में जाके और ये बता दें कि मुझे इस फसल का बीमा करवाना है, ताकि बाद में इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहे कि साहब फसल मिसमैच है, कि साहब बीमा सरसों का है, बुआई चने की कर रखी है, इसलिए रिजेक्ट हो गई पॉलिसी। तो वो रिजेक्ट नहीं हो तो बैंक में जाके घोषणा कर दें, और नहीं करवाना है तो भी घोषणा कर दें। दूसरा आता है जो गैर ऋणी है, जिन्होंने लोन नहीं लिया है और वो बीमा करवाना चाहते हैं, ऐसे भी काफ़ी लोग होंगे। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स निर्धारित किए, कुछ दस्तावेज निर्धारित किए, वो उस पर अपलोड करना आवश्यक है। तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं। जमाबंदी चाहिए, जमाबंदी प्रमाणित, स्वयं प्रमाणित जमाबंदी पर्याप्त होती है। बुआई का घोषणा पत्र कि आपने किस फसल की बुआई की है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक सिर्फ इसलिए कि उसका IFSC कोड और आपका अकाउंट जिस ब्रांच में उसका डिटेल और अकाउंट खाते का नंबर वो चाहिए उसमें। राजस्थान के मूल निवासी ही इसमें बीमा करवा सकते हैं, बाहर के लिए नहीं है, तो मूल निवास का होना चाहिए। दूसरा आता है कि जो किसान बटाईदार के रूप में बीमा करवाना चाहता है, अर्थात ज़मीन उसकी नहीं है, किसी दूसरे किसान की है, वो राजस्थान का रहने वाला है और उसकी ज़मीन उसने बटाई पे ली है, तो बटाई का शपथ पत्र कि उसने बटाई पे ली है वो उसमें अपलोड करना पड़ेगा। एक और इसमें प्रावधान किया हुआ है कि जो किसान जिस जिले का निवासी है उसी जिले के में बटाईदार के रूप में वो पंजीकृत करवा सकता है। अर्थात यदि दूसरे ज़िले में वो करवाएगा जहां उसकी ज़मीन नहीं है, जहां का वो निवासी नहीं है, तो उसका बीमा निरस्त हो जाएगा। तो मूल निवासी वहां के करवा सकते हैं। और अभी करीब 25 से एक नया प्रावधान किया है जो पहले नहीं था। फार्मर जो एग्रीस्टैक ID है वो गैर ऋणी किसानों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। तो जब आप गैर ऋणी किसान के रूप में पंजीकृत करवाने जाएंगे, आपका आधार नंबर डाला जाएगा, एग्रीस्टैक ID आ जाएगी, उसमें आपके OTP आएगा और आपको OTP बताना पड़ेगा। OTP बताने के बाद ही गैर ऋणी के रूप में पंजीकरण होगा। यदि आपने ज़मीन बटाई पर ली है तो जो किसान ज़मीन का मालिक है OTP उसको भी आएगा, उसका भी OTP देना पड़ेगा, और जो बटाई पे लिया है उसका भी OTP आएगा। ये रबी से मैंडेटरी किया है। हमारे यहाँ लगभग 91%, 91% किसानों के एग्रीस्टैक ID बन गए हैं। सर की तरफ से हमने अभी जिला कलेक्टर्स को भी एक लेटर लिखवाया है कि भाई जिनके एग्रीस्टैक ID नहीं बनी है उनको प्राथमिकता से बनवाएं, ताकि ऐसे किसान जो गैर ऋणी हैं और गैर ऋणी के रूप में पंजीकरण करवाना चाह रहे हैं तो उनका पंजीकरण हो सके। हालांकि ऐसे किसान जिनकी एग्रीस्टैक ID नहीं बनी है परंतु ऋणी किसान के रूप में यदि वो पंजीकरण कराते हैं तो उसमें एग्रीस्टैक की मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि उस ज़मीन के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन बैंक द्वारा किया जाता है और बैंक द्वारा कर लिया गया है ये मानते हुए इस ID में भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। फिर आता है कि बीमा कहाँ करवाएं। एक कई बार रहता है कि साहब मैं बीमा कहाँ करवाऊँ, तो ऋणी किसान को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से ऋण लिया उस बैंक में जाके उसको घोषणा करनी है, वहाँ से उसका बीमा हो जाएगा। लेकिन जो गैर ऋणी किसान है उसके लिए वो किसी भी बैंक में जा सकता है, ई-मित्र या जन सेवा केंद्र वहाँ से करवा सकता है। बीमा एजेंट, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि बीमा एजेंट के रूप में कई जगह इन्होंने डेप्यूट कर रखे हैं, उनके माध्यम से करवा सकता है या फिर स्वयं भी कर सकता है। NCIP पोर्टल पे स्वयं जाएंगे, फार्मर लॉगिन है, आधार से उसके लॉगिन हो जाएगा और वहाँ पे खुद भी बीमा कर सकता है। प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है वो NCIP पोर्टल स्वतः करता है, आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप लिखेंगे मुझे खरीफ का जैसे सीजन आने वाला है, बाजरे का बीमा करवाना है, तो उस ज़िले में बाजरे की जो बीमित राशि है उसका जो 2% बनता है वो फार्मर प्रीमियम के रूप में स्वतः कैलकुलेट करके और वो शो कर देगा कि साहब आपको आपने जो लिखा आधा हेक्टेयर, पौना हेक्टेयर जो भी ज़मीन उसका कितना बनता है वो आपको देना है, और प्रीमियम आप अपने डेबिट कार्ड से जमा करवा सकते हैं। फिर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि भी बीमा ऑप्ट आउट कर सकते हैं, तो कुछ डेट्स हैं। कट ऑफ डेट, अंतिम दिनांक जब बीमा करवा सकते हैं, तो खरीफ सीजन में अंतिम दिनांक 31 जुलाई होती है। कोई भी किसान 31 जुलाई तक बीमा जाके स्वयं करवा सकता है। ऋणी किसान भी यदि किसी ने ऋण लिया है तो 31 जुलाई तक जिसने ऋण लिया है उसमें एलिजिबल है। दूसरा पार्ट आता है ऑप्ट आउट करने के लिए, योजना से बाहर रहने के लिए। जो ऋणी किसान ये चाहता है मुझे बीमा नहीं करवाना है, वो 24 जुलाई तक बैंक में जाके घोषणा कर सकता है कि मुझे बीमा नहीं करवाना है। हालांकि अभी एक नया प्रावधान किया है, पहले घोषणा पर्याप्त हुआ करती थी। अभी जब आप जाएंगे तो उस समय उसमें आपका जो KCC है उसको सैचुरेट करने के लिए बैंक प्रयास करेगा और उसमें आपके पास में एक OTP आएगा।
आपको OTP बताना पड़ेगा। उस OTP को जैसे ही बता के उसमें फीड कर देंगे, वो काम बैंक करेगा, आपको सिर्फ OTP बताना है, तो उसके बाद में बीमा आपका नहीं होगा। फिर एक डेट और आती है कि बीमा हो गया है, और होने के बाद में आपने, चूँकि ये 31 जुलाई है, फसल की बुआई हम सामान्यतः 31 जुलाई से पहले हो जाती है। कई बार राजस्थान में क्या होता है कि मौसम प्रतिकूल होता है, जुलाई तक कोई फसल नष्ट हो गई, हम अगली बुआई दूसरी फसल की कर देते हैं। विभाग भी कहता है कि यदि देर तक बरसात नहीं हुई है या कोई गैप ऐसा आया, खेत खाली रह गए, उस स्थिति में अगस्त के प्रथम सप्ताह दूसरे सप्ताह में भी मूंग, मोट या जो कम समय में पकने वाली फसलें उसकी बुआई कर दें। तो जब उसकी बुआई आप करने जा रहे हैं तो पहले वाली जो बीमा करा हुआ है वो चेंज हो गया, तो आप बैंक में जाके घोषणा कर सकते हैं कि भाई मैंने जो पहले जो बीमा मक्का का करवाया था या मूंगफली का करवाया था, उसकी बजाय मैंने बाजरा बुआई किया, तो बाजरा का बीमा कर दें। तो अंतिम दिनांक से 2 दिन पहले तक, अर्थात 29 जुलाई तक जाके आप कहेंगे तो फसल आपकी बदल देंगे और मिसमैच का इशू ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही रबी सीजन में इन्हीं कामों के लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट है, 24 दिसंबर इसकी कट ऑफ डेट है अंतिम, और यदि आपको फसल बदलनी है तो 29 दिसंबर इसकी आखिरी दिनांक है। नेक्स्ट। अब है बीमा इकाई। कई बार हमें कन्फ्यूजन रहता है कि सर बीमा इकाई क्या है। कई जगह तहसील है, कई जगह पटवार है। तो जिस तहसील में यदि बुआई क्षेत्र उस फसल का पिछले 3 साल का औसतन 3000 हेक्टेयर से ऊपर रहता है, तो उस तहसील के सभी पटवार में वो फसल नोटिफाई होगी, अधिसूचित होगी। सारे पटवार बीमा इकाई के रूप में काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर जो बुआई क्षेत्र कम होता है, अर्थात 500 से 3000 हेक्टेयर के बीच में है, तो वहाँ पर बीमा इकाई तहसील को बनाया गया है। और जहाँ 500 हेक्टेयर से भी कम एरिया है, वहाँ पर वो फसलें नोटिफाई नहीं होती हैं, अधिसूचित नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्लीज। 2 चीज़ें और काफ़ी चर्चा में रहती है कि गारंटी उपज क्या है और बीमित राशि क्या है। सामान्यतः बीमित राशि जो होती है उस तहसील में, उस ज़िले में जो उस फसल की औसत उपज है, औसत उपज अर्थात पिछले 7 साल में से 5 जो सर्वश्रेष्ठ साल रहे थे उनकी जो औसत उपज है, उस औसत उपज को उस ज़िले हमारे यहाँ जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे गुणा करने के बाद जो राशि आती है वो बीमित राशि होती है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि गेहूँ का है 30 क्विंटल, मान लो औसत उपज आ रही है, 2500 रुपये हमारा MSP है, तो 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमा राशि होगी। ये इसकी गणना का तरीका है। दूसरा आता है गारंटी उपज। गारंटी उपज ये कहा गया है कि जो 7 साल में से 5 साल बेहतरीन साल है उसकी औसत है, उसका 80%। जैसे मैंने कहा गेहूँ का 30 क्विंटल है तो उसका 80% हो गया 24 क्विंटल। तो ये माना है कि 24 क्विंटल तक उपज आ जाती है तो वो सामान्य मौसम माना जाएगा, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम की देयता निर्धारित नहीं होती है। लेकिन यदि 80% से कम आता है तो जितना प्रतिशत कम है उतना ही प्रतिशत बीमित राशि का क्लेम निर्धारित होता है। ये इसकी गणना की प्रक्रिया है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। 80% जोखिम स्तर तय किया हुआ है, इसलिए जो बीमित राशि है उसका 80% ही गारंटी उपज में आता है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक ग्राफिक है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे राजस्थान में यदि बाधित बुआई होती है, निष्फल बुआई होती है, उसके लिए खरीफ सीजन में हमने कवर ले रखा है, बीमा आवरण ले रखा है। बुआई से कटाई की अवधि में किसी भी प्रकार के जोखिम होते हैं उसके लिए फसल कटाई प्रयोग के आधार पर बीमा राशि का निर्धारण होता है। और तीसरा है कि कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए फसल रखी हुई है तो 2 सप्ताह की अवधि तक, क्योंकि सामान्यतः 2 सप्ताह से ज़्यादा सुखाने के लिए खेत में रखी नहीं जाती है, तो 2 सप्ताह की अवधि में यदि कोई ऐसी आपदा आती है जिसमें 4 आपदाओं को परिभाषित किया हुआ है, जिसमें बेमौसमी बरसात है, ओलावृष्टि है, चक्रवात है या चक्रवाती बरसात है। जो अपन आंधी कहते हैं उसको चक्रवात समझें, आंधी तूफान के साथ बरसात होती है, चक्रवाती बरसात कहें, उसके कारण जो नुकसान होता है उसको पोस्ट हार्वेस्ट में कवर किया गया है। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये जो मैंने कहा कि निष्फल बुआई, इसका चूँकि हमारे बरसात आधारित है खरीफ सीजन, और कई बार ये देखा है बरसात
देर से होती है या कई बार बुआई के तत्काल बाद बरसात हो जाती है और फसल नष्ट हो जाती है। उन दोनों चीज़ को बीमा सुरक्षा देने के लिए खरीफ सीजन में ये आवरण सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें होता क्या है कि किसी बीमा इकाई में, जैसे मैंने बीमा इकाई आपको पटवार बताया, तो किसी पटवार मंडल में यदि पिछले 3 साल का जो औसत क्षेत्र है उसका 75% से कम क्षेत्र में, 75% से ज़्यादा क्षेत्र में बुआई नहीं हुई, 25% से कम क्षेत्र में बुआई हुई है, अर्थात ज़्यादातर किसान बुआई नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में सैंपल सर्वे होता है। सैंपल सर्वे डिस्ट्रिक्ट से अपने कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो एक कमेटी मनोनीत करती है जिसमें कृषि विभाग, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी होते हैं, वो सर्वे करते हैं और सर्वे के आधार पे ये देखते हैं कि वास्तव में क्या 75% से ज़्यादा किसान बुआई नहीं कर पाए, और ये पाया जाता है कि हाँ ऐसा है, तो एक घोषणा वहाँ से आती है, एक रिकमेंडेशन वहाँ से आती है और माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के बाद उसमें एक नोटिफिकेशन निकालते हैं। उसके बाद उस पटवार मंडल के जितने भी किसान हैं जिन्होंने बीमा करवाया है सभी किसानों को 25% जो बीमा राशि है उसका क्लेम मिल जाता है। अभी करीब 25 में हमने 6 जिलों के 457 फसल पटवार मंडल में ये नोटिफिकेशन निकाला है और उसका लगभग 110 करोड़ रुपए का बीमा बना है, जो आगामी 8-10 दिन में, शायद 15 दिन में मैक्सिमम सब किसानों को मिलने की संभावना है। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा मैंने कहा कि जो बुआई से कटाई तक की अवधि में, तो बुआई से कटाई की अवधि में बहुत सारे जोखिम होते हैं, जैसे पाला पड़ गया, कीड़े लग गए, रोग लग गया, आकाशीय बिजली गिर जाए, आग लग जाए, या ऐसे जो भी जोखिम है, प्राकृतिक जोखिम जिसकी वजह से फसल में नुकसान हुआ है, जो जोखिम रोके नहीं जा सकते, उनको इसमें कवर किया गया। परंतु इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। कई बार हमारे किसान भाई कहते हैं मेरे तो पाले से नुकसान हो गया और मुझे क्लेम नहीं मिला। ये संभव है। संभव इसलिए है कि बुआई से कटाई तक की अवधि का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किया जाता है। एक बीमा इकाई में 4 फसल कटाई प्रयोग होते हैं। 2 फसल कटाई प्रयोग कृषि पर्यवेक्षक करता है, 2 फसल कटाई प्रयोग पटवारी करता है। उन चारों की जो औसत उपज आती है, उस औसत उपज को फिर बीमा राशि जो गारंटी उपज है उससे उसका आकलन किया जाता है कि यदि गारंटी उपज से जितनी कम है उस अनुपात में उस बीमा इकाई के सभी किसानों को क्लेम मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी किसान को नुकसान नहीं हुआ है, पाला पड़ा और पाले का उसने बचाव किया इसलिए उसकी फसल बच गई है, दूसरे लोग जो फसल कटाई प्रयोग में खेत चयनित हुए हैं और उसमें पाले का नुकसान था, तो उस पटवार मंडल के सभी किसानों को उस नुकसान के अनुपात में सबको मिलेगा और उसका आकलन फसल कटाई प्रयोग से होता है। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है कि अच्छी फसल उसमें आ गई किसी कारण से, कोई रैंडम नंबर से वो चयनित होता है, तो अच्छी के आने की भी संभावना रहती है, तो उस स्थिति में क्लेम कुछ कम हो सकता है। इसीलिए सरकार ने 4 प्रयोग रखे हैं ताकि उसमें अच्छे, मध्यम, खराब और सभी स्थिति उसमें कवर हो और वास्तव में जो हानि हुई है उसका क्लेम किसान को मिले। दूसरा जो बताया फसल कटाई उपरांत जो हानि होती है 14 दिवस की अवधि में, उसमें जैसा पहले बताया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 72 घंटे के अंदर अंदर सूचना देना। हमारे वो सूचना देने में विलम्ब हो जाता है बहुत बार, उसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। एक और देखा है कि कई किसान भाई फसल खड़ी है उसके बाद में भी कहते हैं कि साहब मेरे को नुकसान हो गया, उससे उसका इंटीमेशन रिजेक्ट हो जाता है। फिर 10 दिन बाद में जब वास्तव में दोबारा से बरसात आ गई और फिर वो इंटीमेशन देता है, तो वो सिस्टम ये कहता है कि इसका पहले इंटीमेशन आया हुआ था, तो डुप्लीकेट इंटीमेशन है, फिर वो फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये उसी तरह से है, जब गांव में हम कहते हैं कि भेड़िया आया, जब वास्तव में भेड़िया नहीं आया था और जिस दिन वास्तव में आ गया उस दिन फिर कोई विश्वास नहीं करता है कि भेड़िया आया। तो उससे बचने के लिए वास्तव में यदि नुकसान हुआ है तो तत्काल करनी चाहिए, झूठी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, उसका नुकसान होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो इसलिए 72 घंटे के अंदर अंदर उसको करना है। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी 48 घंटे में सर्वे नियुक्त करती है, ये अधिकतम सीमा है, इससे पहले भी कर सकते हैं। सर्वे 10 दिन में होता है, अधिकतम 10 दिन में सर्वे करना आवश्यक है। किसी भी कारण से यदि सर्वे नहीं होता है या विलम्ब हो रहा है तो 144-47 जो टोल फ्री नंबर है उस पर या हमारे विभाग के अधिकारियों को बताना चाहिए। जो हानि हुई है उस सर्वे में जो दिखाते हैं 20%, 25%, 30% जो हानि हुई है, सामान्यतः उसी अनुपात में बीमा क्लेम की देयता निर्धारित होती है।
अभी गाइडलाइंस में एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है, उसमें लिखा हुआ है यदि 25% से ज़्यादा बीमित किसानों ने इंटीमेशन दिया है तो उनको औसत उपज की गणना के लिए 25% का उसमें क्लॉज डला हुआ है। हमने भारत सरकार को अनुरोध किया है कि इसको जितना वास्तविक हानि है उसी अनुपात में किसानों की देयता निर्धारित की जाए, और उसको फोन पे बात की है। जल्दी ही इसमें दिशा निर्देश आने की संभावना है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये जो अभी मैंने बताया कि गारंटी उपज के अनुपात में कैसे हानि को आकलित करते हैं, 4 फसल कटाई प्रयोग होते हैं आपके पटवार मंडल पर। जो फसल तहसील लेवल पे नोटिफाइड है, तहसील लेवल पर अधिसूचित है, उसमें 16 फसल कटाई प्रयोग होते हैं। हालांकि रेवेन्यू बोर्ड के निर्देशों के अनुसार हम 20 प्रयोग आयोजित करवाते हैं, कम से कम 16 होना जरूरी है। और उसका जो आकलन का फॉर्मूला है, गारंटी उपज को बीमित उपज में जो कमी है वो गारंटी उपज माइनस वास्तविक उपज जो सीसी की उपज से आई है, और उपज में कमी को बीमित राशि से गुणा करके गारंटी उपज का भाग देते हैं तो क्लेम राशि इसमें निकल आती है, और उसी के अनुसार से फिर क्लेम की देयता निर्धारित होती है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो मैंने बताया, सर ने भी बताया था, जो चैट बोट है 14447 है, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, प्लस कहीं भी नहीं कर पाए तो हमारे विभाग के अधिकारियों को वहाँ दें, अपना घोषणा दें कि साहब मेरे हानि हुई है, और उनसे प्राप्ति लें। प्राप्ति लेना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई ये नहीं कहे कि आपने समय पे नहीं दिया है, तो प्राप्ति लें। और विभाग के अधिकारी भी हमारे जब बीमा कंपनी को देते हैं तो अभी प्राप्ति लेना शुरू किया है, जिससे बीमा कंपनी उसको इनकार नहीं कर सके। हमने ये भी कहा है हमारे विभाग के अधिकारियों को कि ऐसी स्थिति बनती है यदि बड़ी संख्या में कोई किसान ऐप पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैंप लगाइए, और कैंप में बीमा कंपनी को भी वहाँ बुलाएं और वो मौके पर ही उनको ऑनलाइन करवाएं, और किसी कारण से नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उनकी ऑफलाइन भी शिकायतें लें। ऐसा कोटा में, पीपलदा में हमने करवाया था। करीब 7-8 हज़ार किसानों की आपत्तियाँ हमारे जो जॉइंट साहब हैं वहाँ गए और उन्होंने सबका ऑनलाइन करवाया। मुश्किल से 2% लोग उसमें नहीं कर पाए थे तो उनका ऑफलाइन लेके AIC को दिया और उन्होंने, कंपनी ने उसको अपलोड किया। नेक्स्ट प्लीज। अब ये तकनीक के समावेश की बात है। जो हम फसल कटाई प्रयोग करवा रहे हैं, देश में हम ऑनलाइन करवाने में प्रथम स्थान पे हैं। साल में हम लगभग 2.5 लाख फसल कटाई प्रयोग ऑनलाइन करवा रहे हैं। इसमें अभी करीब 25 से एक नए प्रावधान किए गए हैं। वो ये हैं कि ऑनलाइन जो फ़ोटो वहाँ अपलोड करेंगे उसमें लेट लॉन्ग, मतलब किस खेत में लिया है वो आएगा, समय आएगा उसका कि किस समय लिया गया है। इससे उसकी जांच करने में आसानी होती है, पहले ये नहीं था। दूसरा, जिस स्थान पर उसका खेत का चयन हुआ है वहीं उसको फसल कटाई प्रयोग करनी है। यदि उसके बाहर जाके वो करने का प्रयास करेगा तो ऐप उसको अलाउ नहीं करता है। इसकी वजह से जो ये शिकायत रहती थी कि साहब उसने वज़न कम कर दिया, खेत से घर ले गया या उसमें वहाँ डैमेज कर दिया, उसकी शिकायतें कम हुई हैं। दूसरा, इस ऐप में एक और प्रावधान किया गया है कि अभी कोई बीमा कंपनी को आपत्ति है तो NCIP पोर्टल पर उस आपत्ति को 2 घंटे के अंदर अंदर उसको दर्ज करना होगा, और बीमा कंपनी 2 घंटे में आपत्ति दर्ज नहीं करती है तो बाद में उसकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा भी एक SOP जारी किया गया है। उस SOP में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसी कोई शिकायत आती है तो तत्काल वहाँ के हमारे जो सहायक कृषि अधिकारी या गिरदावर साहब हैं उनको बताएं, और उनको ये निर्देश हैं कि वो तत्काल मौके पर जाके उसका निस्तारण करेंगे। किसी कारण से नहीं हो रही तो एस्केलेट करके उसको हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या तहसीलदार जी है वहाँ तक ले जाएं, और अधिकतम 2 दिवस में ऐसी कोई शिकायत है उसका जिला स्तर से निस्तारण हो जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई बीमा कंपनी बाद में आती है तो उन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और इस कारण से आपत्तियां आना काफ़ी कम हो गई हैं और मौके पे ही उनका निस्तारण हो रहा है। एक और हमने किया है कि अभी कोई फसल कटाई प्रयोग होंगे तो मौके पर ही उसका छोटा वीडियोग्राफ बना के हमारा जो प्राइमरी वर्कर है, सुपरवाइज़र और पटवारी, वो अपने पास रखेंगे, और जब भी ज़रूरत होगी, जब भी कोई कंप्लेन होगी उसको देखा जाएगा, और उसमें यदि प्रमाणित शिकायत नहीं होती है कंपनी की तो कंपनी की शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार ने निर्देश स्पष्ट रूप से है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा किसान की तरफ रहेगा, बीमा कंपनी की तरफ नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये संक्षेप में है, और
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो चैट बोट है उसको किसान भाई अपने व्हाट्सएप नंबर पे या परिवार के किसी भी सदस्य के व्हाट्सएप नंबर पे तो उसको सेव कर लें। उसमें उसको कंप्लीट जानकारी मिल सकती है, कहीं भी किसी तरह का दुविधा नहीं रहेगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। मैं उम्मीद करती हूँ आपने